हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग स्टडी करेंगे झारखंड स्पेशल पेपर जेपीएससी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। इसमें पूरी कहानी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में कैसे आती है, अपना प्रभुत्व कैसे जमाती है और किस तरह से यहाँ पे शोषण करने का प्रयास करती है, और इसके विरुद्ध झारखंड में फिर क्या विद्रोह होता है, उस विद्रोह को कैसे अंग्रेजों द्वारा दबाया जाता है। कुछ विद्रोह नहीं दबाए जाते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं, और कुछ विद्रोह जो है वो असफल रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन है वो 1767 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसकी औपचारिक शुरुआत जो है वो 1765 ईस्वी के जो इलाहाबाद की संधि थी इसके साथ ही हो जाती है। इस संधि में मुगल शासक उस समय के जो तत्कालीन थे शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में 26 लाख वार्षिक कर पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। मतलब वो समझ चुके थे कि अंग्रेज अब हर तरफ फैल चुके हैं, ऐसे भी मेरा ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। तो अब उन्होंने अपनी जो दीवानी थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा की, वो अंग्रेजों को 26 लाख रुपए के सालाना कर पर सौंप दी थी। आगे इम्पोर्टेंट क्या था कि झारखंड को उस समय बिहार का अंग माना गया था, और वर्तमान में आपको पता है कि विगत करीब 21 वर्ष पहले हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, जो उसके 45% भाग को काटकर बनाया गया था। झारखंड क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के उस समय कई कारण थे। एक तो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न था। दूसरे, अंग्रेज कंपनी झारखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल में मतलब जाने का एक मार्ग ढूंढ रही थी, ताकि उनको पता था कि ये रास्ता शॉर्टकट भी है और हम लोग यहाँ से सुरक्षित तौर पर निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये सीधा रास्ता पड़ता था। और इसके पूर्व 1763 में मेजर एडम्स ने इस क्षेत्र से होकर मीर कासिम के विरुद्ध जब अभियान चलाया था तो इस क्षेत्र से होकर वो पार हुए थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि 1766 ईस्वी में डू ग्लोंग्स के नेतृत्व में इस मार्ग की खोज कंपनी द्वारा की गई थी, डू ग्लोंग्स के नेतृत्व में। अच्छा, 1765 की बात करें तो दीवानी मिलने के बाद जब अंग्रेज अपना कर वसूलने जाते तो वहाँ के जो ज़मींदार थे, मतलब कि वो सारा क्षेत्र अंग्रेज के कैप्चर में आ चुका था, तो अब ज़मींदार लोगों से कर राजा नहीं वसूलते थे, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट नहीं वसूलते थे। अब उनसे जो कर वसूलने का काम था वो अब अंग्रेज करते थे। तो जब वो कर वसूलने जाते थे उन लोगों से, तो वो लोग कहीं भागकर छोटा नागपुर क्षेत्र में छुप जाते थे, तो उनको पता भी नहीं चल पाता था, क्योंकि उस समय ये क्षेत्र जो जंगलों से परिपूर्ण था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड में सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में प्रवेश किया था। सिंहभूम क्षेत्र से होते हुए ही पूरे झारखंड में इन्होंने प्रवेश किया। इस समय प्रमुख राज्य क्या थे, तो ढालभूम का ढाल वंश, पुढ़ाट का सिंह वंश और कोल्हान का हु वंश यहाँ पे प्रमुख राज्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, याद रखिएगा। जब 22 मार्च 1767 में फर्ग्यूसन घाटशिला पहुंचा तो वहां उसने जलता हुआ महल पाया। चूंकि आक्रोश में आकर राजा ने अपना महल ही जला दिया कि मेरा नहीं होगा तो आपका कैसे होने देंगे हम, मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। उसी मतलब आक्रोश में अंग्रेज ने ढाल राजा को बंदी बना दिया और उसे कैदी बनाकर मिदनापुर भेज दिया। अब क्या होता है कि ढालभूम की बागडोर उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को 5,500 रुपये सालाना कर की शर्त पर सौंप दिया जाता है। जगन्नाथ ढाल भी स्वाभिमानी राजा था, अब वो कर देने को राजी नहीं था। अंग्रेज उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को तो सौंप देते हैं, पर हाँ वो मान लेता, हाँ चलो ऐसे भी तो मैं ही उत्तराधिकारी था, अच्छा हुआ कि आपने सौंप दिया। तो पर अब वो मतलब इतना ज़्यादा स्वाभिमानी था कि उसको मतलब अंदर से पच नहीं रहा था कि अपना कर हम अंग्रेजों को कैसे दें। उसने अगले ही वर्ष कर देने से मना कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया कि हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस समय जगन्नाथ ढाल तो भाग गया, लेकिन उसका भाई नीमू ढाल पकड़ा जाता है, और उसका भाई जो नीमू ढाल रहता है उसे ढालभूम का फिर राजा घोषित भी कर दिया जाता है। इसके पीछे कहानी ये थी कि ढालभूम क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजा जाता है। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके उसी समय नीमू ढाल को राजा बना दिया था। और अच्छा, नीमू ढाल जो राजा बन जाता है, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लेता है,
इस चीज़ से वहाँ के भूमिज बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनका आक्रोश बढ़ जाता है और इसी कारण से उन्होंने जो विद्रोह किया वही विद्रोह उस समय ढाल विद्रोह के नाम से जाना गया। ये इम्पॉर्टेंट है। नींबू ढाल ने अंग्रेजों से सहायता से विद्रोह को पहले पहले दबा दिया, पर यह विद्रोह लंबा चलने वाला था। 10 वर्ष तक ढाल कंपनी के साथ संघर्ष चलता रहा, मतलब कि जगन्नाथ ढाल का। और क्या होता है कि जगन्नाथ ढाल उस धीरे धीरे करके अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा भी स्थापित कर लेते हैं। अंततः क्या होता है कि 1777 में अंग्रेज परेशान हो जाते हैं और उसे पुनः राजा घोषित कर देते हैं। उसने कंपनी को कर के रूप में प्रतिवर्ष 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने का वादा किया। मान लीजिए कि पहले साल 1000, दूसरे साल 2000, 3000, 4000, मतलब जितने साल बीतेंगे 1000 रुपये करके कर बढ़ता जाएगा। पुरहट के राजा जगन्नाथ सिंह के चचेरे भाई विश्वनाथ सिंह, जो उसका विरोधी होकर खड़ा हो गया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायता मांग रहा था। 1773 में कंपनी ने पुरहट राज्य पर संधि के लिए दबाव बनाया और इस तरह से कह सकते हैं कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेजों की सहायता वहां के ढाल क्षेत्र के निवासियों ने ली। इसका परिणाम क्या निकलता है कि 1773 ईस्वी में कंपनी ने पुरहट राज्य पर संधि के लिए दबाव बनाया कि मराठों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लिए अपने क्षेत्र को उपयोग करने नहीं देंगे। मतलब कि पुरहट के जो वहाँ के राज्य के लोग हैं उसको मराठों से कनेक्शन नहीं रखना है। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस ने सन 1773 में पुरहट राजा से संधि की और संधि में अनेक शर्तें भी रखी। इन शर्तों में यह भी सम्मिलित था कि पुरहट के राजा कंपनी विरोधी तत्वों को आश्रय नहीं देगा। सन 1793 ईस्वी में सरायकेला के कुंवर और खरसावा के ठाकुर राजाओं को भी इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। चूँकि आसपास में सभी कर रहे थे तो फिर वो क्या कर सकते थे, उनको भी करना ही पड़ा। 1803 में इधर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस समय लॉर्ड वेलेजली तथा अंग्रेज सेनापतियों ने सरायकेला के शासक को मराठा के सहयोग देने का दबाव बनाया था। पुरहट के राजा ने भी 1809 में अपने राज्य को कंपनी के शासन के संरक्षण के लिए जाने का अनुरोध किया। मतलब कि अब सब समझ चुके थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब एक कंपनी नहीं रह गई है, अब ये प्रशासन में अपना पूरा हाथ फैला चुकी है, अब इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि धीरे धीरे सब अब कंपनी की ओर जाने लगे थे। इसी समय अंग्रेजों ने सिंहभूम को पूर्ण रूप से अपने अधीन बना लिया था, अपने अधीन करने पर भी उसमें सफलता प्राप्त कर ली थी। 1 फरवरी 1820 को कंपनी ने एजेंट रसेल और पुरहट के राजा घनश्याम सिंह के बीच एक समझौता हुआ। राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली तथा 101 रुपये सालाना कर देने का वादा भी किया। हो लोगों द्वारा बार बार किए जाने वाले विद्रोह के कारण कंपनी ने हो लोगों पर अंकुश लगाना आवश्यक समझा। अतः कंपनी ने 1836 में विल्किंसन की सलाह पर कोल्हान क्षेत्र में अपनी सेना भेजनी पड़ी। 1836 में विल्किंसन को भेजा गया था कोल्हान क्षेत्र में। इधर 1837 में हो लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, अंग्रेज में सेना बढ़ते जा रहे थे और कंपनी ने हो लोगों पर पूर्ण नियंत्रण करने के उद्देश्य से कई रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया था। और क्या होना था, अंततः हो लोग भी अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसने एक प्रशासनिक इकाई का गठन करके उसे एक अंग्रेजी अधिकारी का अधीन कर दिया गया। हो लोगों ने सीधे कंपनी को कर देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से हो जनजाति पर अंकुश लगाया जा सका। सन 1765 में बिहार की दीवानी मिलने के 72 वर्ष पश्चात अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में पूर्णतः सफलता प्राप्त की थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि पलामू के चेरो राजा के आंतरिक पारिवारिक कलह अपने चरमोत्कर्ष पर था। वहाँ के जो चेरो राजा थे वो अपने आप में ही लड़ रहे थे, मतलब कि परिवार में ही सब राजा बनना चाह रहे थे और अंग्रेज को तो यही चाहिए था। पर यहाँ स्टोरी क्या था, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जयकृष्ण राय को चेरो का राजा बनाने में रंका गढ़वा के ठकुराई अमर सिंह ने सहायता की थी। लेकिन चेरो राजा जयकृष्ण राय तथा अमर सिंह के पुत्र सैनाथ सिंह जो थे, इनमें काफ़ी मतभेद रहता था। जयकृष्ण ने गणपति राय के द्वारा सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी। सैनाथ सिंह ने भतीजे सैनाथ सिंह का जो भतीजा था जयनाथ सिंह, उसने चिरंजीत राय को मारकर 1770 में चेतमा, जो कि अभी वर्तमान में सदबरवा में है,
वहां पर रामकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा चिरंजीत राय पलामू किला पर अधिकार कर चेरों का राजा तथा जगन्नाथ सिंह उसका दीवान बन गया। ये इंपॉर्टेंट वहां पे था, स्टोरी वही चल रही थी। अब अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाते हुए पलामू को अर्ध स्वतंत्र रखने के उद्देश्य से गोपाल राय को वहां का राजा बनाने का निर्णय लिया। अब अंग्रेज सोच रहे थे कि हम गोपाल राय को वहां का राजा बनाएंगे। अब गोपाल राय भी वैसा ही था, सशर्त राजा बनने को इच्छुक था। वो चाहता था कि हम राजा बन ही जाएं। पटना काउंसिल के कैप्टन जैकब कैमक के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को 19 जनवरी 1771 में पलामू पर आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है, जो जनवरी 1771 में पटना से रवाना हुआ था। अब देखिए स्टोरी इधर आगे बढ़ती है कि 25 जनवरी 1771 को कैमक ने कुंडा में प्रवेश किया। 29 जनवरी 1771 को पलामू किले की घेराबंदी करते हुए कैमक ने चेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया, लेकिन चेरों ने उस समय आत्मसमर्पण करने से पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, मतलब कि अस्वीकार ही कर दिया था। अतः चेरो राजा का दमन करते हुए 21 मार्च 1771 को अंग्रेजों ने चेरों को आत्मसमर्पण करने का मतलब एक सुझाव दिया और विवश भी कर दिया। चिरंजीत राय और जगन्नाथ सिंह ने भागकर रामगढ़ में शरण ली तथा अपने प्राण बचाए। अब पलामू पर अंग्रेजों का अधिकार जम चुका था। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को वहां का सशर्त राजा भी बना दिया गया, कुछ शर्तों के साथ, मतलब राजा बना दिया गया। अब क्या किया गया कि 3 वर्षों के लिए वहां का जो सालाना कर, जो अंग्रेजों को क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था, तो सालाना कर 12,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया। अब अंग्रेज इस तरह से यहाँ पे अपना षड्यंत्र रचने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। अब देखिए इधर क्या होता है कि छोटा नागपुर खास जो क्षेत्र रहता है, जिसको वर्तमान में कोकरह कह रहे हैं, उस समय मतलब स्थिति जो थी उस समय क्या होता है कि नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह का शासन रहता है। 1770 के बाद दर्पनाथ शाह पर कई तरह के आक्रमण होने लगते हैं। स्पेशली कोल विद्रोहियों के खिलाफ दर्पनाथ शाह ने पोरहाट के राजा की सहायता की थी, जिसके कारण कोल भी छोटा नागपुर खास पर लगातार आक्रमण कर रहे थे और आक्रमण करके सोनपुर, बसिया आदि क्षेत्रों में लूटपाट कर रहे थे। अब लूटपाट से परेशान होकर इधर आपका जो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह भी दर्पनाथ शाह का विरोधी तथा नागवंशी राज पर अक्सर आक्रमण करता रहता था। मतलब ये पूरा माने छोटा नागपुर खास गिर चुका था। इस परिस्थिति में तथा कंपनी से युद्ध की आशंका को देखते हुए दर्पनाथ शाह ने अपने वकील को फरवरी 1771 ईस्वी में कैमक से मिलने को पहले ही भेज दिया कि वो क्या आक्रमण करेगा, हम पहले ही जाके उससे संधि कर लेंगे। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं दर्पनाथ शाह ने भी पलामू जाकर कैमक से मुलाकात की। उस समय पलामू में कहाँ पे बोलिएगा, सतबरवा में, ठीक है, और तथा कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। कंपनी ने दर्पनाथ शाह के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी, क्योंकि उसको तो वही चाहिए था कि हम बिना युद्ध का अगर हम मेरे अंडर में कोई आना चाह रहा तो आ जाए भाई। अब 12,000 रुपये सालाना कर निर्धारित करने के साथ दर्पनाथ शाह को कंपनी ने अपने अधीन स्वीकार कर लिया था। अब क्या होता है कि अगस्त 1771 में दर्पनाथ शाह ने कंपनी को अब सीधे राजस्व देना प्रारंभ कर दिया था, जो कि रामगढ़ के राजा के माध्यम से दिया जाता था। हजारीबाग के क्षेत्र के प्रमुख, जो हजारीबाग का क्षेत्र पड़ता था उस समय, वहाँ का प्रमुख राज्य रामगढ़ था। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने कैमक के पलामू अभियान के समय चेरों की हर संभव सहायता की थी। अब कहानी आगे क्या जाता है कि वहाँ रामगढ़ के जो राजा थे उसने अंग्रेजी दूत की हत्या कर दी तथा कंपनी के सबसे प्रमुख यूरोपीय प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी को अपने क्षेत्र से होने का मार्ग दे दिया कि आप लोग जाइए। उसको पता था, वो राजा थोड़ा चतुर था, उसको पता था कि इस समय अंग्रेज को कोई टक्कर दे रहा है तो वो फ्रांसीसी दे रहे हैं। अच्छा, इधर क्या होता है, नरहत समिया का राजा भी 1764 ईस्वी में कामगार खां की मृत्यु के बाद कमजोर हो चुका था। कंपनी ने 1769 ईस्वी में खड़गडीहा को नियंत्रण में ले लिया, लेकिन कुंडा पर कोई कर आरोपित नहीं किया। क्यों कुंडा पर कर आरोपित नहीं किया? इसके पीछे का कारण ये था कि कुंडा के राजा धीरज नारायण सिंह ने कैमक के पलामू अभियान में सहयोग किया था। अब देखिए इधर क्या होता है कि इस प्रकार हजारीबाग क्षेत्र में रामगढ़ का राजा ही अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में बच जाता है। जॉन कार्टियर ने अंततः आदेश दिया कि मुकुंद सिंह राजा बने रहे और राजा बने रहने की स्थिति में 20,000 रुपये वार्षिक कर दे, अन्यथा बल प्रयोग करके उसे गद्दी से हटा देंगे। उपयुक्त परिस्थितियों से घबराकर 1771 के अंतिम चरण में मुकुंद सिंह ने अपने वकील
ठाकुर रामचंद्र सिंह को कैप्टन जैकब कैमक के पास भेजा। जैकब ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पटना काउंसिल को इसकी सूचना दे दी। साथ ही जैकब ने पटना काउंसिल के मुकुंद सिंह को पट्टा देने एवं खिल्लत के लिए आग्रह किया। अब क्या होता है कि मुकुंद सिंह को त्रिवर्षीय मतलब 1772 से लेकर 1775 तक 63,000 रुपये जमा करने और 23,228 रुपये पूर्व बकाया रकम का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। कर की यह दर भी अन्य रुपयों की अपेक्षा इतनी अधिक थी कि मुकुंद सिंह मतलब एक मुश्त 86,228 रुपये चुकाने की स्थिति में नहीं था। वो जानता था कि इतना मतलब हम इसका तो सूद ही नहीं चुका पाएंगे तो कर क्या चुकाएंगे। उसने कैप्टन जैकब से इसके भुगतान 2 किस्तों में करने का अनुग्रह किया। आधी रकम नकदी तथा आधी अनाज के रूप में करने को कहा। अब क्या करते हैं कि अंग्रेज का ये प्रस्ताव जो दिया जाता है वो अस्वीकार कर लिया जाता है। मुकुंद सिंह ने भी अब संधि पर हस्ताक्षर न करके ये स्पष्ट कर दिया था कि अब वो मरेगा तो मरेगा, मरते दम तक कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इस समय मुकुंद सिंह को मराठों से सहयोग की काफ़ी उम्मीद थी। उन दिनों मराठे भी ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। मुकुंद सिंह को ये पता था, इसलिए वो जानता था कि शायद अगर मराठों से मुझे सहयोग मिल जाए। उन्होंने मुकुंद की सहायता के लिए मराठा लड़ाकों की एक टुकड़ी रामगढ़ भी भेजी थी। जब मराठों का सहयोग मिला तो कुछ अन्य विरोधी राजा भी मुकुंद सिंह की तरफ से मतलब लड़ने लगे, उनसे आके मिल गए जो अंग्रेज के विरोधी थे। पटना काउंसिल ने तत्काल कैमक को रामगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व कैमक तथा इवेंस कर रहे थे के साथ अक्टूबर 1772 में रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी गई। इस युद्ध में अपरिहार्य कारणों से क्या होता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि मराठों का सहायता नहीं मिल पाता है, मतलब मराठे सहायता नहीं कर सकते, मतलब उनको कुछ इमरजेंसी लग जाता है, सेना का दूसरी जगह लगाना पड़ता है। तो उसके सामने मतलब अब मुकुंद सिंह के सामने क्या रहेगा, अब उसके सामने सिर्फ हार ही रहेगा और रक्तपात से बचने के लिए मुकुंद सिंह अब मुकाबला करना नहीं चाहता है। अब देखिए अब क्या होता है कि जैकब ने आसानी से रामगढ़ पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अब वहाँ का राजा लड़ना ही नहीं चाहता था। इस कारण नहीं लड़ना चाहता था कि वो कमज़ोर था, वो नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि मेरी सेना अभी लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, और वो भीषण रक्तपात के परिणाम को देखकर पीछे हट गया था। इस बार 1773 में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार जैकब को सौंप दिया था। 1 साल के भीतर ही जैकब ने रामगढ़ पर कंपनी की आपेक्षिक परिस्थितियां को थोपकर मतलब और उसे अनुकूल बनाकर 1774 में तेज सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। किसके द्वारा तेज सिंह को राजा घोषित किया गया, तो जैकब के द्वारा 1774 में, तथा तेज सिंह को गवर्नर जनरल द्वारा खिल्लत प्रदान की गई। मानभूम के क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के समय जमींदारी व्यवस्था मजबूत अवस्था में थी। अनेक शक्तिशाली जमींदार थे, जिनमें से प्रमुख की अगर बात करें तो झरिया, कतरास, पर्रा, रघुनाथपुर, कर्रा, झालदा, जयपुर हेसला, बालमुंडी, ईचागढ़, बलरामपुर, पंचेत सुपुर, अमीरनगर, चतना तथा बड़ा भूम थे। ये सब इम्पॉर्टेंट थे, प्रमुख थे। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश जो होता है वो फर्ग्यूसन के नेतृत्व में होता है। मानभूम में अंग्रेजों को बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कंपनी ने इस क्षेत्र में सैन्य चौकियां स्थापित करके ही कर वसूलने की व्यवस्था की। उसको पता था कि अगर सैन्य चौकी स्थापित नहीं करेंगे तो आसानी से कर मिलने वाला नहीं है। इसके लिए फर्ग्यूसन ने पहले बलरामपुर में, बाद में लेफ्टिनेंट गुडियार ने दुमजोर में एक थाने की स्थापना की थी। बिल्कुल याद रखिएगा कि फर्ग्यूसन द्वारा बलरामपुर और गुडियार के द्वारा दुमजोर में एक थाने का स्थापना किया गया था कर वसूलने के लिए। यहाँ के 5 जमींदारों ने अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया और अंग्रेज कंपनी का तीव्र विरोध भी किया था। रायपुर, फुलकुसुमा, मानभूम, बड़ा भूम आदि के जमींदार कर देने में कोई ना कोई बहाना बनाकर कर देने से इनकार कर देते थे। सुपुर, अभियनगर, बड़ा भूम, मानभूम तथा चतना के जमींदारों को फर्ग्यूसन ने 2001 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण कर रखा था, जिसका उल्लेख उसने 6 मार्च 1767 को ग्राहम को लिखे पत्र में किया है। सन 1767 में मेजर फर्ग्यूसन के सब प्रयास असफल हो गए। तब क्या होता है कि कंपनी को सालाना
कर से ही संतोष करना पड़ता है। 1783 से 84 के बीच में मेजर फाफर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है कि कंपनी की यही स्थिति सरायकेला में भी थी। वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण 1837 में जाकर अंग्रेज इस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लेते हैं। वास्तव में कहें तो सरायकेला खरसावां जो है भारत के 562 देसी रियासतों में शामिल था। खरकाई नदी के तट पर स्थित सरायकेला राज्य कई इलाकों में, जिसे पीर कहा जाता था, बटा हुआ था। इन पीरों में गम्हियार, दसनी, बैक्से, ईचा, कंदरा, सदंत आदि थे। इन राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा ही की गई थी। विक्रम सिंह के बाद उसके पुत्रों में सरायकेला, खरसावां एवं आसनतली राज्य का विभाजन हो जाता है। पहली बार इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन जो होता है वो 1770 के दशक में होता है। 1830 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में तथा 1820 में तमाड़, जो वर्तमान रांची में स्थित है, क्षेत्र के विद्रोही रुद्रम सिंह को गिरफ्तार करने में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। इधर क्या होता है कि 1857 के विद्रोह में सरायकेला द्वारा अंग्रेजों के सहयोग किए जाने के कारण पोड़हाट का एक भाग तथा सरायकेला राज्य को अंग्रेजों को दे दिया जाता है। मतलब अंग्रेज अब इस पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन 1899 में कंपनी ने कर लगाना प्रारंभ कर दिया इस क्षेत्र पे। अब बोलने लगे कि अब हम अपने कैप्चर में इसको ले चुके हैं, तो अब सरायकेला क्षेत्र पर हम कर लगा देंगे। बाद में 1834 में उड़ीसा के साथ राजस्व राज्य के रूप में इसे सम्मिलित कर लिया जाता है। खरसावां राज्य, जिसकी स्थिति विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा की गई थी और उसकी जो स्थापना है विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने जब कर दी थी, तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में संपर्क 1793 में स्थापित किया। यह भी लंबे समय तक सरायकेला की तरह स्वतंत्रता स्थिति में ही रहता है, स्वतंत्र स्थिति में ही रहता है। 1899 ईस्वी में सरायकेला के साथ इसे भी राजस्व घोषित करने का राज्य घोषित करने का निर्णय लिया जाता है और 1834 ईस्वी में इसकी देखरेख का दायित्व ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को सौंप दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि संथाल परगना क्षेत्र में मुगल राजकुमार सूजा ने राजमहल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था। सूजा से कंपनी का एजेंट गैब्रियल बाउघटन कंपनी को व्यापार करने के लिए फरमान हासिल करने में सफल रहता है। 1676 ईस्वी में क्या होता है कि राजमहल में स्थापित मुगल शाही टकसाल में कंपनी के लिए भी रुपया ढाला जाने लगा था। लेकिन 1702 में औरंगजेब ने कंपनी के अधिकारियों को राजमहल में बंदी बनवा दिया, जिससे संबंधों में काफ़ी तनाव आ गया। 1763 में मेजर एडम्स ने मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से स्वतंत्र राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेज का कब्जा जमा लिया था। राजमहल क्षेत्र को अपने अधीन स्वीकार कर लिया, बना लिया था। कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी बंगाल के नवाब की इच्छा के विरुद्ध मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक कर पर 12 अगस्त